नमस्कार, मैं हूं अनिका आर्यन, हाजिर हूं विशेष चर्चा के लिए एक बेहद अहम मुद्दे को लेकर। किसान सम्मान और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर किसानों ने अपने अपने खेतों और घरों के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर हैशटैग किसान सम्मान दिवस मनाया और अपनी अपनी तस्वीरें पेश की। कहीं झंडा तो कहीं कृषि यंत्र लेकर किसान दिखाई दिए। देश भर से किसानों ने अपनी अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, साथ ही अपनी समस्याओं से जुड़ा एक गाना भी रिलीज किया। इसका सार है, गर्व से कहो मैं किसान हूं, कोरोना वॉरियर हूं। आइए सबसे पहले उसका कुछ एक अंश सुनते हैं। ये दुनिया एक मेरा ही सहारा, मैं बेचारा फिर क्यों कर्ज कमारा, ना भाव फसल का ना ही बीमा आए, अपने हिस्से का हम क्यों मोल न पाए, मेहनत की अपनी हकदार तो है, परिवार मेरा फिर लाचार क्यों है। मैं हूं कोरोना फूड वॉरियर, मुझे गर्व है मैं किसान हूं। तो ये आपने आवाज़ सुनी वीएम सिंह की। ये प्रदर्शन केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए घोषित राहत पैकेज पर तमाम सवाल उठा रहा है। किसान नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी बाजार और सही कीमत ना मिलने की जो तत्काल की समस्या, फौरी समस्या जो उनके सामने खड़ी है, वो सस्ते कृषि कर्ज या ढांचागत विकास में निवेश के वादे से कैसे दूर हो जाएगी। कैसे दूध, सब्जी और अनाज के सही दाम मिलने लगेंगे। कैसे किसान 31 मई तक का केसीसी पर पहले का कर्ज चुका पाएंगे, और अगर पहले का कर्ज नहीं चुका पाए तो नया कर्ज लेकर अगली खेती कैसे करेंगे। कृषि के लिए दिए गए 3 बार जो पैकेजेस हैं, उनके जरिए किसानों की समस्या, संकट कैसे दूर होगा, और साथ में वो किसान जो छोटी जोत वाले हैं, जो खेती के साथ साथ परिवार को पालने के लिए शहर मजदूरी के लिए गए और अब बेआबरू होकर वापस लौट रहे हैं, उनका आगे का क्या रोड मैप रहेगा। ऐसे दर्जनों सवाल हैं जो किसानों को परेशान कर रहे हैं। तो आइए इन्हीं सवालों का जवाब तलाशते हैं हमारी आज की इस विशेष चर्चा में। राहत पैकेज, किसानों ने क्या मांगा था और क्या मिला। राहत पैकेज, क्या मांगा, क्या मिला, क्या सोचा था, क्या हुआ, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव जी। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री जी जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सोमपाल जी, आपके पास आना चाहूँगी। यही आज का विषय है। आपने देखा होगा कि 3 बार जो पैकेजेस दिए गए, खासतौर से कृषि को ध्यान में रखकर, उनमें किसानों ने क्या मांगा था और क्या मिला, क्या कहेंगे आप? अनिका जी, किसानों ने मांगा कुछ नहीं था, न किसानों को इन्होंने मांगने की कोई अवसर दिया और न अवसर था। वर्तमान परिस्थिति में जिन उपायों की घोषणा सरकार लगातार पिछले 4 दिनों से कर रही है जी, उनका आज की आपातकालीन स्थिति से, जो निश्चित रूप से किसी भी दृष्टिकोण से एक राष्ट्रीय विभीषिका कहा जा सकती है, या बल्कि कही जा सकती है या अंतर्राष्ट्रीय विभीषिका, उसके समय इस तरह की दूर की कौड़ी की घोषणा करने का कोई अर्थ नहीं है। किसान ने जो फसल उगाई थी अपने खेत में, उसको तो बाजार तक नहीं ले जाने दिया गया, और उसमें सबसे बड़ी कठिनाई आई है 2 वर्गों की। एक तो वह मजदूर जिसके पास जमीन नहीं है, जिसको भूमिहीन मजदूर, लैंडलेस लेबर कहा जाता है जी, उसके तो अस्तित्व का खतरा हो गया। और दूसरी श्रेणी किसानों की है जो पेरिशेबल कमोडिटीज़, जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं पैदा करते हैं, जैसे कि दूध, मछली, अंडा, पोल्ट्री यानी चिकन, और फूल और सब्जियां। ये सारी बाजार में सड़ गई हैं जब भारत सरकार ने यह घोषणा की कि ये सब चीज़ें आवश्यक, जिनसे एसेंशियल कमोडिटीज़ मानी जाएंगी। तो जब वह उन्हें अपने ट्रैक्टर में या ट्रॉली में या बोगी में या किसी उस पर लेकर गया, पुलिस ने उनको डंडे मारकर भगा दिया। पंजाब की आपने घटना सुनी होगी, एक किसानों का, तो कुछ किसानों का ऐसा झगड़ा हुआ कि एक सिपाही की उन्होंने बाँह काट दी। तो उस परिस्थिति में उनका वो जो
क्षोभ था, वो जो गुस्सा था, जी तो आज बात उन कानूनों की जा रही है, आधारभूत ढांचा बदलने की जा रही है। जो आपत्ति किसान के ऊपर पड़ी हुई है, ऐसी परिस्थिति है कि जैसे सरकार ने, उसकी लाठी ने, पुलिस की, किसी किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़कर वो प्लास्टर भी उसको उपलब्ध नहीं है और जी उसको कहा जा रहा है कि मेज पर बैठकर आप भोजन कर लीजिए और हम आपके मकान का और कार का और उसके स्वप्न दिखाए जा रहे हैं। ये वर्तमान परिस्थिति में बिल्कुल संगत नहीं है उपाय। और निश्चित रूप से मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि ये सरकार का आज के आपातकालीन मुद्दे से ध्यान हटाकर अपने आप को किसानों का और गरीबों का मसीहा दिखाने का प्रयास है। जिस तरह से सड़कों के ऊपर मजदूर मर रहे हैं, जी महिलाओं के प्रसव हो रहे हैं, 2 घंटे बाद वो चल रही हैं, उनके पैरों में छाले पड़े हैं, अक्खे के पत्ते पैरों पर बांधकर वो सड़कों के ऊपर जा रहे हैं और पुलिस उनको पीट रही है। रोड़ी और सीमेंट का जो मिक्सर होता है मकान बनाने के लिए यूज, उसके अंदर मजदूर घुसकर जा रहे हैं और उनको पुलिस पकड़कर समाचार पत्रों में और दूरदर्शन और दूसरे टेलीविजन चैनल पर दिखाया जा रहा है कि अवैध रूप से किसान जा रहे थे, नहीं मजदूर जा रहे थे, उनको पकड़कर पुलिस ने चालान किया, ट्रक वाले का चालान किया। जी इतनी दरिंदगी और इतनी अमानवीयता मैंने तो अपने जीवन में सरकार को करते नहीं देखी। जो चाय वाला 1500 रुपये रोज चाय का कमाता था और आज 2 महीने होने के लिए आ रहे हैं, तो चाय वाले प्रधानमंत्री जी उसको 1500 रुपये का लाभ देकर और लाभार्थी घोषित करके उसकी हानि कितनी हुई है उसकी उनको कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। यानी कि जो जमीन पर जो दिक्कतें हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। ऐसा लग रहा है कि सरकार उसको प्राथमिकता ही नहीं दे रही है। हमारे साथ स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव जी भी जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, आपसे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि जो ये पैकेजेस सामने रखे गए, क्या लग रहा है? ऐसा बोला जा रहा है कि बाढ़ के समय में बोला जा रहा है बाढ़ आ रही है तो आप रुकिए, हम बांध बना रहे हैं। नाव की कोई जो स्थिति, नाव प्रोवाइड करने की, नाव की उपलब्धता नहीं है, क्या कहेंगे? की गुंजाइश नहीं है, जरूरत भी नहीं है। उनसे ज्यादा अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव और नीति का अनुभव बहुत कम लोगों को इस देश में है। यहाँ तो बाढ़ आ रही है और नाव बनाने की नहीं, इस पे चर्चा हो रही है कि नाव का डिजाइन कैसा होगा। किसान को चाहिए था कि उसकी फसल जो नष्ट हुई है उसका मुआवजा मिले। किसान को चाहिए था कि जो फसल वो किसी तरह से बाजार में ले आया है उस फसल का जो सरकार का एमएसपी है कम से कम वो दाम मिले। किसान चाहता था कि केसीसी का लोन वापस नहीं कर पा रहा है, कम से कम 3 महीने के लिए उसको ब्याज से तो छुट्टी मिल जाए। किसान चाहता था कि अब आने वाली फसल में डीजल का, बीज का, खाद का खर्चे में थोड़ी सी उसको मदद मिल जाए। एक भी बात पर चर्चा भी नहीं है इसके अंदर। और चर्चा मुझे तो समझ ही नहीं आने का जी कि कल वित्त मंत्री जी ने जो भाषण दिया वो था क्या वो नया बजट भाषण था? सोमपाल जी शायद बेहतर बता पाएंगे। क्या वो सप्लीमेंट्री बजट भाषण दे रही थी? क्या वो देश की कृषि नीति के भविष्य पर कोई सेमिनार या लेक्चर दे रही थी? मुझे तो समझ के अंत में वही आया जो सोमपाल जी ने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था। इसका उद्देश्य था कि 1 घंटा टीवी फुटेज खाया जाए। इसका उद्देश्य था कि शाम को टीवी पे आपको इन मजदूरों की तस्वीर न दिखाई दे, बल्कि महीन चर्चा हो कि इस देश में किसानों के लिए सरकार क्या क्या करने का प्रयास कर रही है। और अगले दिन अखबार के पहले पन्ने पर ट्रक पे लटकते हुए मजदूर की तस्वीर ना आए, मुस्कुराती हुई निर्मला सीतारमण जी की तस्वीर आए और कहा जाए कि किसानों के लिए कुछ बहुत बड़ा किया गया है। किसी को समझ नहीं आया क्या किया गया है। जी, इस पर मैं प्रतिक्रिया, जो इन्होंने घोषणा की है उसमें से एक भी योजना ऐसी नहीं है जिसका लॉकडाउन और किसानों की तात्कालिक समस्या से कोई भी लेना देना हो, का भी लेना देना नहीं। हमारे साथ संजीव मुखर्जी, कृषि मामलों के पत्रकार, जुड़ गए हैं। संजीव, आप बताएं कि जैसा कि सामने रखा सोमपाल शास्त्री जी ने और योगेंद्र यादव जी ने, क्या लगता है आपको कि सरकार की तरफ से एक हेडलाइन ग्रैब करने की कोशिश और धरातल पर कुछ भी नहीं? संजीव, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं?
अनिका जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। जी संजीव, यहाँ पर आप एक बार फिर से दोहराएंगे? जी, मेरा सवाल यही है कि जो ये घोषणाएं की गई खास तौर से कृषि क्षेत्र को लेकर, क्या हेडलाइंस को ग्रैब करने की कोशिश रही और धरातल पर कुछ भी नहीं? आप फील्ड पर गए हैं, किस तरह के आपके अनुभव हैं? हम चाहेंगे कि वो अनुभव साझा करें, और जिस तरह के ये राहत पैकेज का ऐलान किया गया है वो एक्चुअली में क्या रहा, क्या गैप्स हैं, किसानों ने क्या मांगा, क्या मिला? जो सोमपाल जी कह रहे हैं, योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं, वो बिल्कुल 100% सही बात है। जो एक्सपीरियंस अभी तक का हुआ है, वो ये मोटे तौर पे क्या प्रॉब्लम आई है, मोटे तौर पे प्रॉब्लम आई है कि हुई है वो डिमांड, उसकी एक तो डिमांड कम हो गई है, दूसरी बात ये कि वो अपने जो परचेजिंग सेंटर है पहुंच नहीं पाया है, जिसके कारण किसानों के पास सब्जियां खराब हो गई हैं, फल खराब हो गए हैं, चीज नहीं बिकी है, कई तरह की उनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है रबी वाली, वो नहीं फ्रुक्टिफाई हो पाई है। अब जो इन्होंने जो पैकेज पिछले 2 दिन से जो पैकेज आत्मनिर्भर पैकेज की बात कर रहे हैं, अब कहने की बात है कि आप जैसे सोमपाल जी भी कह रहे हैं और योगेंद्र जी भी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर पैकेज में आप आज उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए था। अब आप इन रिफॉर्म्स आएंगे, उसमें कब आपने एक फंड बना दिया, वो फंड से मैंने पैसे निकालने हैं, वो कुछ कर्ज है जो मेरे क्रेडिट आप उसमें आप इंक्लूड करोगे, तो सारी स्कीमें आप बहुत दिनों से चला ही रहे हैं। आपने 50 बार बजट में इस बात चीजें कह चुके हैं, आप उसको शायद एक और कुछ रिमॉडल करके थोड़ा सा यहाँ वहाँ एक्सपेंशन करके आप उसको एज आत्मनिर्भर पैकेज के हिसाब से दे रहे हैं। अब इशू ये है कि इससे जो आज का जो प्रॉब्लम है वो तो कहीं तक अब निकले। अब जैसे ये कह रहे हैं कि हमने जो 1 नेशन 1 कार्ड माइग्रेंट मतलब वो अगले मार्च 2020 को। संजीव जी, आपकी आवाज कुछ कट कर मुझ तक आ रही है, मैं चाहूंगी कि आपको एक बार फिर से आपसे संपर्क करें। मैं सोमपाल जी आपके पास आना चाहूंगी कि सबसे बड़ी शिकायत ट्विटर पर देख लीजिए, सोशल मीडिया पर देख लीजिए, सब जगह किसानों की यही शिकायत सामने है कि जो बजट में चीजें सामने रखी थी, कल के पेश किए गए 11 जो सूत्री कार्यक्रम जिससे साधने की कोशिश हुई, उसमें सारी चीजें, कम से कम वो 8 चीजें पहले भी बजट में किसी ना किसी तरह से ये योजनाओं को शामिल किया गया था, ये प्रस्ताव सामने था, सिर्फ उनके फंड्स रिलीज किए गए। क्या कहेंगे आप? मैं सहमत हूं इस दृष्टि से, इस परसेप्शन से। और अनिका जी, आपने एक बात कही थी कि बाढ़ आई हुई है और ये कह रहे हैं बांध बनाएंगे, उसको शायद योगेंद्र जी सुन नहीं पाए, उन्होंने नाव ले लिया। नाव तो फिर भी शायद काम आ जाए बाढ़ में, बांध बनने में तो कई वर्ष लगेंगे और बाढ़ आज आई हुई है। एक तो मैं ये स्पष्टीकरण करना चाहता था। दूसरे ये कि अभी आपने कुछ तस्वीरें दिखाई हैं लोगों की जो सड़कों से या रेल की पटरियों से पत्थरों के ऊपर से गुजर रहे हैं नंगे पैर होते हुए। मेरे खेत के पास से स्वयं ऐसे लोग गए हैं, जो मेरा व्यक्ति वहाँ रहता है, उसने बताया, जिनके पैरों में खून निकला हुआ है। आखा जो जंगली पौधा होता है उसके पत्ते बांधकर वो चल रहे हैं। और ये जो बजट की घोषणा है उनको दोबारा दिखाकर किसान को ये ऐसे किया जा रहा है। हम जब अपने प्राथमिक पाठशाला में गांव में पढ़ते थे, वहाँ एक कहानी पढ़ी थी, एक गधा चलता नहीं था तो किसी समझदार व्यक्ति ने उसके मालिक उससे कहा, धोबी से, कि एक डंडे में गाजर बांध के इसके मुंह के 2-3 फुट आगे लटका दो, ये चलता रहेगा। तो ये सरकार इस तरह की दूर की गाजर किसान को दिखा रही है। अभी आपने चित्र दिखाए दूध दूते हुए कुछ लोगों को, भैंस का 42 रुपया दूध का मिलता था, 6% 6.5% फैट का दूध की कंपनियों के द्वारा दिया जाता था लॉकडाउन से पहले। आज मैंने अपने गांव में फ़ोन करके रोज़ाना पूछता हूँ, 1822 रुपया पर आ गया है जी, जबकि उसकी कीमत जो है, लागत है उसकी जो खाने की और उसके जो जिसको हमारी देशी भाषा में रातब कहते हैं, दाना, उसकी लागत आती है 26 रुपए से लेकर 32 रुपए तक, निर्भर करता है कैसा पशु है। उसकी पूंजी की लागत, उसकी मजदूरी, उसका चारा वो छोड़ दीजिए, जो बाजार से खरीद कर खल दाना चूरी खिलाया जाता है, उसकी लागत की बात कर रहा हूँ। अंडा 4.5 रुपए से घटकर 1.5 रुपया रह गया, वो सड़ रहा है पोल्ट्री के अंदर। दिल्ली के आसपास दूर मत जाइए प्रधानमंत्री जी, जहां बैठे वहीं से दिख जाएगा हेलीकॉप्टर से। आप रोज चित्र दिखा रही हैं,
दिल्ली के आसपास पेरी अर्बन एग्रीकल्चर में जहां किसान फूल उगाता था, वो 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए 1,20,000 रुपए का फूल बेचता था, उस पर खर्च आता था उसका करीब 60,000 रुपया। वो बहुत श्रम साध्य और खर्चीली खेती है। उसका 1,20,000 तो भाड़ में गया, जो 60,000 उसकी लागत आई थी वो उसके घर से चली गई। उस रात को तो आप दिया नहीं, आपने मंडी उसको जाने नहीं दिया, टांग तोड़कर उसको डाल दिया और मंडी के कानून में संशोधन करके किसान को लाभ देने के, उसको लाभार्थी बनाने के स्वप्न आप दिखा रहे हैं। एसेंशियल कमोडिटीज को हटाकर दिखा रहे हैं। जो वायदे आपने 2014 में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2 लागत पर 50% जोड़कर किया था, उसके ऊपर आप सरासर झूठ बोलते रहे, आज तक वह हुआ नहीं है जी। अब वो कब निवेश होगा, कब आधारभूत ढांचा बनेगा, कब मंडी का कानून बदलेगा? जो मंडी अब बनी हुई है लंगड़ी लूली जैसी थी, उसमें तो किसान को जाने नहीं दिया गया। और जो अभी सर्वे निकला है कनिका जी परसों के टाइम्स ऑफ इंडिया में, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय और 2 संस्थाओं ने ये बताया कि शहरी क्षेत्रों में 81% लोगों का जॉब खत्म हुआ है, 81% इस देश का, और ग्रामीण क्षेत्रों में 57 का। CMI का सर्वे निकला है जिसमें कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य के ऊपर, भोजन के ऊपर खर्च 50% घटा है। चौथा सर्वे है कि 64% परिवार ऐसे हैं हिंदुस्तान के जो 1 सप्ताह से ज्यादा अपने पास जो उनके जमा है उसके आधार पर ये ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया का ये सर्वे सामने आया जिसमें कहा जा रहा है कि शायद मई तक ही राशन है लोगों के पास, और कितने ही परिवार ऐसे हैं जो सिर्फ एक वक्त का खाना खा रहे हैं, और कितने ही परिवारों के पास आगे बच्चों को स्कूल भेजने की फीस जमा करने के पैसे नहीं है। महिलाओं पर बुरी तरह से बोझ आएगा। ये तमाम दिक्कतें हैं, मगर ऐसा लग रहा है कि एक चश्मा पहना हुआ है सरकार ने। जैसे कि आपने कहा लगातार तस्वीरें सामने हैं, लेकिन उनसे कोई वास्ता नहीं। जो पैकेज दिया है वो इन सारी रियलिटी से परे है। योगेंद्र जी ये बताएं कि जिस तरह से APMC एक्ट में बदलाव लाया जा रहा है, कई इसको जरा समझाएं कि असल में APMC एक्ट में अपने आप इस तरह के औजार हैं जो मंडी के पूरे संचालन को अच्छी तरह से सख्ती से लागू किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि इसी अड़ी भीड़ में प्राइवेटाइजेशन को नॉक किया जा रहा है और जो किया जा सकता था उसको नहीं किया जा रहा है? कहीं बदनीयती सामने दिख रही है? समझाएं। अनिका जी, सबसे पहले तो मेरी इच्छा है कि मैं इस बहस में आज उलझूं ही नहीं, क्योंकि इस बहस का दरअसल आज की रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। ये जो तीनों कदम उठाए गए हैं, सरकार कहती है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को हम अमेंड करेंगे, बहुत किसानों के विरुद्ध है, और यही सरकार 7 अप्रैल को इसने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन्वोक किया है। पिछले 6 महीने में 3 बार कर चुके हैं किसान के बारे में। अचानक इनको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बुराई दिखने लग गई। आज कहते हैं इंटर स्टेट ट्रेड हम अलाउ करेंगे। अरे भाई, इस वक्त तो इंटर स्टेट इंसान नहीं जा सकता, सारे के सारे सब कुछ बंद पड़ा है। क्या आप इंटर स्टेट ट्रेड के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसकी आज कोई मुझे रेलेवेंस बताए? ये जो APMC वाला है इसके बारे में काफी बहस है, कई अलग अलग राय हैं, और बेसिकली ये सारा का सारा खेल इसलिए है ताकि प्राइवेट कंपनियां सीधे किसान से खरीद सकें। इसके पक्ष में भी तर्क हैं, इसके विपक्ष में भी तर्क हैं। मैं आज उसके ऊपर सच में बहस करना नहीं चाहता, क्योंकि अनिका जी मुझे लगता है कि इन सवालों पे बहस करना ही इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था कि आप और मैं इन सवालों पे बहस करते रहें। एक साइड लेगा, दूसरा कृषि विशेषज्ञ दूसरी बात करेगा, लोग कंफ्यूज हो जाए, और हम मतलब कुल मिला के खबर बनेगी तो सरकार ने देखिए किसानों के लिए कुछ बहुत बड़ा किया है। मुझे समझ नहीं आया, शायद शास्त्री जी बता देंगे, लेकिन हाँ कुछ बहुत बड़ा हुआ है। बस ये कंफ्यूजन फैलाना ही आज की सारी चर्चा का उद्देश्य है, और हमारा उद्देश्य केवल और केवल इसका पर्दाफाश करना होना चाहिए कि किसान के हाथ में कुछ नहीं आया है, उसे जो तात्कालिक जरूरत थी, उसकी जो मांग थी, इसका कोई संबंध नहीं है। और इस फिजूल की बहस को बंद कीजिए कृपया। किसान को जो आज चाहिए वो जी, यानी आपका कहना है कि डिफ्लेक्ट ना किया जाए। जो 5-6 मांगे जो इस वक्त हर एक को नजर आ रही हैं, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो पहले ही दी है उसकी रकम और बढ़े, KCC पर क्रेडिट लिमिट बढ़े, उसमें जो ब्याज है उसको माफ कर दिया जाए, ऐसे तमाम एक फेहरिस्त है जो किसी के भी समझ में आती है, और वो चीजें उन पर
कोई काम नहीं हुआ। संजीव, आपसे पूछना चाहूंगी कि किस तरह की निराशा है लोगों में। ऐसा बताया जा रहा है कि हमने जो ये कदम रखे उससे देश में किसान और किसान संगठन बहुत खुश हैं। क्या एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश? देखिए, किसान और किसान संगठन खुश है कि नहीं, ये तो पिछले अगले कुछ दिनों में ही समझ में आ जाएगा, जब लोग बाहर आके अपना अपना विरोध जताएंगे, अपना अपना प्रोटेस्ट करेंगे। क्योंकि देखिए, ये जो सिचुएशन है आपकी लो डिमांड की और जो खपत नहीं होने की, ये बहुत जल्दी जाने वाली है नहीं। क्योंकि जो बुरे हाल इकोनॉमी के हो चुके हैं वो अगले 6-8 महीने में तो सुधरेंगे नहीं। जब तक आपकी कंजम्पशन बढ़ेंगी नहीं, ऑब्वियसली लोगों की सैलरियां कट रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों की जो आमदनी है वो रुक रही है। तो ऑब्वियसली जब तक ये इंप्रूव नहीं होगा, आप किसी को नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो कंजम्पशन ज्यादा करें। तो जैसे कंजम्पशन कम होगा, जैसे डिमांड कम होगी और होती रहेगी आगे जाके। और इसी डिमांड को फायर करने के लिए आज राहुल गांधी जी ने भी पुरजोर वकालत की। सबसे पहले उनसे सुनते हैं, उन्होंने बहुत वैलिड पॉइंट्स आज रखे सामने। उसको सुनते हैं कि रेटिंग की चिंता ना करिए, हाथ में सीधे लोगों को, मजदूरों को और किसानों को रकम दें। आइए सुनते हैं। इस पैकेज में कर्ज की बात की है, मगर इस कर्ज से जो आपने बात बोली, डिमांड शुरू नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा वो चीजें नहीं खरीद सकते हैं। उसमें पैसा देने की जरूरत है, और अगर हमने पैसा नहीं दिया और डिमांड नहीं चालू हुआ तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान देश को होने जा रहा है। रेटिंग के बारे में आज मत सोचिए, विदेश के बारे में आज मत सोचिए, आज हिंदुस्तान के बारे में सोचिए और इनको एकदम आप पैसा दीजिए और फिर देखिए जैसे ही ये लोग काम करना शुरू करेंगे, रेटिंग बिल्कुल सही हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रेटिंग में। हमें हिंदुस्तान के दिल को देखकर डिसीजन लेना है, विदेश को देखकर डिसीजन नहीं लेना है। दिल को देखकर डिसीजन लेना है, विदेश को देखकर डिसीजन नहीं लेना है। वक्त की मांग है कि अब जो ये एग्री रेफ्यूजीज जो अपने गांव को छोड़कर, जो छोटी छोटी जोत थी वो उससे निर्वाह नहीं हो पा रहा था, तो शहर गए थे, शहर कमाते थे, 19% रेमिटेंस देते थे, लेकिन अब वो सारे रास्ते बंद, वापस अपने घर जाने की जद्दोजहद में ये लोग वो कह रहे हैं कि हमें कर्ज नहीं चाहिए, हमें अपना वाजिब दाम दे दीजिए ताकि हम इस जाल में और ना फंसें और एक इज्जतदार जिंदगी बिता पाएं। आइए सुनते हैं ऐसे ही किसान को। आप अगर राहत पैकेज की बात कर रहे हैं तो आज किसान को कुछ ऐसा तुरंत सम्मान निधि दीजिए जिससे कि किसान सरवाइव करे, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं आज विचलित है। बनारस का किसान विचलित है। कहीं सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, कहीं सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। आप किसान को, अन्नदाता को आप भिखमंगा बना के मत रखिए, चाहे वो जो भी सरकार हो। आप उसको अपने पैर पर खड़ा करने का प्रयास करिए, आप उसकी उपज का उचित मूल्य उसको दीजिए। ये क्या है, हमारे पास अगर 200 कुंटल गेहूं पैदा हो रहा है, हमारी बाध्यता है कि किसी भी तरह से 50 कुंटल मेरा गेहूं चल, 150 कुंटल मेरा गेहूं कहां जाएगा। यानी एमएसपी को सुनिश्चित नहीं किया जा रहा, उसको कानून नहीं बनाया जा रहा, उसके अलावा बाकी तमाम चीजें की जा रही हैं जो किसान चाहते ही नहीं। सोमपाल जी क्या कहेंगे, अब आगे की राह कितनी मुश्किल दिख रही है? ये सारी जनता जो एग्री रिफ्यूजी थी वो वापस गांव में आ रही है, कहीं फ्रस्ट्रेशन तो नहीं दिखेगा या कहीं अपॉर्चुनिटी? आपको क्या लगता है कि ये जो इतने तमाम फेरिस्त, ये सूत्री कार्यक्रम रखे गए, आपको नहीं लगता कि 6 साल पहले जब सरकार 2014 में आई थी, इतने सपने दिखाए थे, ये आधारभूत जो ढांचागत सुधार हैं ये तब करने चाहिए थे? कोरोना का नॉक जरूरी था उसके लिए? अनिका जी, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि 2014 के जितने वायदे किए गए थे जिसमें 2 मुख्य थे। एक था कि C2 लागत के ऊपर 50% जोड़ा जाएगा, बेईमानी करके लोगों को धोखा देकर अपने अधिकारियों के शब्दजाल में फंसाकर उसकी परिभाषा C2 से बदलकर A2+FL फैमिली लेबर की गई। ये किसान के साथ धोखा हुआ जी। दूसरा उन्होंने वायदा किया था, वो बाद में किया था, कि 2022 तक किसान की आमदनी 2 गुनी कर देंगे। ये मुझे पूरा होता हुआ लगता है। एक हिसाब से मैं बताता हूँ कि इस साल किसान की आमदनी पिछले साल के आधे से भी कम हो जाएगी,
और 2022 में आज के मुकाबले में अगर वो पहले जैसी भी रही तो 2 गुनी हो जाएगी। और प्रधानमंत्री ये दावा करते हुए, घोषणा करते हुए पाए जाएंगे गर्भोक्ति के, देखिए हमने किसान की आमदनी पिछले वर्ष से 2 गुनी कर दी। लिख लीजिए आप, ये धोखा देगी ये सरकार, ये प्रधानमंत्री इस क्षमता के हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जी। तीसरी बात यह है कि जो वर्तमान व्यवस्था है, जो किसान बेचारे कह रहे हैं कि उनको सम्मान निधि दीजिए, अरे सम्मान निधि को फेंकिए भाड़ में, हमको नहीं चाहिए सम्मान निधि, ये अपमान नहीं चाहिए हमको। सम्मान निधि ये नहीं है, ये किसान कभी मांगता नहीं हुआ, वो याचक नहीं हुआ। उसका तो अपमान होता है जब आप उसको बिना आवश्यकता के ये ढोंग दिखाते हैं कि उसे सम्मान निधि। उसका सम्मान, उसका अपमान करना छोड़ दीजिए। जो वो पैदा कर रहा है उसको बाजार तक ले जाने दीजिए, जो मूल्य मिल रहा है वही लेने दीजिए, एमएसपी छोड़ दीजिए भाग में। जो सरकार ने खुद भाव तय किए हैं वही दे दीजिए, वही सुनिश्चित कर दीजिए। मंडी में जाने नहीं दिया, क्या बकवास हो रही है, भद्दा शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है गुस्से में। मेरे खेत के ऊपर जिन मजदूरों ने 3 एकड़ गोभी लगाई थी, उनको 6:10 पे मंडी पहुंचे, वो नारायणगढ़ उनको डंडे मार के भगा दिया, उनकी गाड़ी का पहिया पंक्चर कर दिया। अगले दिन वो चंडीगढ़ वहां फेंका, आकर के यहाँ गायों और भैंसों को उन्हें खिलानी पड़ी है। ये सच्चाई है। मजदूर कल मेरे गांव में आए भट्टे पर, पंजाब से चलकर 4 दिन के अंदर उन्होंने कहा, मैंने खुद बात की है फोन पर, मैं शपथ पत्र पर लिख कर देने को तैयार हूं, सजा भुगतने को तैयार हूं अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। आप चलिए मेरे साथ, मेरे गांव ककोर शबगा में 16 लोग आए, 22 जगह पुलिस ने पिटाई की उनकी। गांव के प्रधान ने उनका भोजन बनाकर एसडीएम बड़ौत को फोन किया, डीएम बागपत को, उन्हें कहा वापस भेज दीजिए, पहले इन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी हरियाणा सरकार से, फिर यूपी सरकार बहुत से। ही स्थिति ग्राउंड पर खराब है, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। पुलिस का भी अमानवीय चेहरा सामने दिख रहा है, कई तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन सबके बीच अभी डिबेट को खत्म करना है। संक्षिप्त में योगेंद्र जी आपसे आखिरी शब्द चाहूंगी कि आगे अब खरीफ का सीजन है, बीज की कमी है, लेबर की कमी है, आपको क्या लग रहा है कि आगे ये जो काल है ये खत्म होगा किसानों के लिए या नहीं? किसान सरकार जागेगी या नहीं? किसान ने तमाम तरह की दुख झेले हैं, तमाम तरह के निर्दयी राज झेले हैं, और इस वक्त की निर्दयता किसान झेल तो लेगा पर शायद भूलेगा नहीं। रही बात डिमांड की, बिल्कुल सारे दुनिया के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि डिमांड जनरेट करना चाहिए, सीधा पैसा देना चाहिए। सरकार ने तय कर रखा है कि नहीं करेगी, और उसके लिए अगर देना है, सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि आप दीजिए लोगों को, हमें ये भी कहना होगा कि उसके लिए आप अमीरों पे टैक्स लगाइए, वेल्थ टैक्स लगाइए। ये बात राहुल गांधी किस दिन कहेंगे, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय कम है, यही कहना चाहेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने जो बोला कि आत्मनिर्भर बने, तो जो ग्राम स्वराज की परिकल्पना थी उसको यथार्थ में लाएं, और लोकल के लिए जो वोकल बनने की बात कही है उसको भी हम कहीं ना कहीं यथार्थ पर लाएं और इन्हीं चीज़ों पर ध्यान दें। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आगे ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।